तो आज का हमारा टॉपिक है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो पूरी फार्मेकोलॉजी का बेस है। अगर आपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फार्मेकोलॉजी को समझ लिया ना, तो आप जितने भी आगे आने वाले यूनिट्स हैं या सिस्टम है उनको बहुत आसानी से समझ पाएंगे। कि जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, उन सबके अंदर ऑटोनॉमिक इनर्वेशन है। जितने विश्वास है, हार्ट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से इनर्वेटेड है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो लंग्स हैं, ट्रैकिया है, ब्रोंक्यूल्स हैं, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से इनर्वेटेड है। तो जहाँ जहाँ पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का इनर्वेशन हमारी बॉडी के विश्वास के अंदर, वहाँ पे जो जो ड्रग एक्ट करेंगे वो आप ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फार्मेकोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का आज हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसमें हम बात करेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में, कैसे इनिशिएट होता है, कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं इसके अंदर, क्योंकि जो ड्रग्स है वो कोई ना कोई रिसेप्टर पे एक्ट करेंगे। तो कौन कौन से रिसेप्टर्स है, उन रिसेप्टर्स की वजह से क्या क्या एक्शन होगा उस विसरा के अंदर, उनके स्टिमुलेशन पे और इनिबिशन पे। तो हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको हम एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। एड्रेनर्जिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर है वो हमारा एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन है। और जो पैरासिम्पैथेटिक है उसको हम बोलते हैं कोलिनर्जिक सिस्टम, क्योंकि इसका जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो है एसिटाइल कोलिन। इसका जो एनाटॉमिकल नेम है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का वो है थोरैकोलंबर। थोरैकोलंबर क्यों? क्योंकि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसके आपने सेगमेंट पढ़े होंगे, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉक्सीजियल। तो जो हमारा सिंपैथेटिक आउटफ्लो है, मतलब जो सिंपैथेटिक फाइबर्स जो एग्जिट करते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, वो करते हैं थोरैसिक रीजन और लंबर रीजन से, इसलिए थोरैकोलंबर। और जो पैरासिम्पैथेटिक है वो सर्वाइकल रीजन से और सैक्रल रीजन से, इसलिए इसको बोलते हैं क्रेनियोसैक्रल। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या क्या नाम है? एड्रेनर्जिक सिस्टम, थोरैकोलंबर सिस्टम, और पैरासिम्पैथेटिक का सिस्टम और क्रेनियोसैक्रल। क्रेनियोसैक्रल इसका एनाटॉमिकल नेम है, और कोलिनर्जिक और एंटीकोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर के बेसिस पे है, क्योंकि इसका न्यूरोट्रांसमीटर है एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, इसलिए एड्रेनर्जिक, और इसका न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन, इसलिए कोलिनर्जिक। इसलिए जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे एक्ट करने वाले ड्रग्स हैं वो होंगे एड्रेनर्जिक, जो सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे, तो एड्रेनर्जिक, और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इनिबिट करेंगे वो एंटी एड्रेनर्जिक। ऐसे ही जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेंगे वो कोलिनर्जिक ड्रग्स, और जो उसको इनिबिट करेंगे वो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। ये आगे हम पढ़ेंगे। अब जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो काम कैसे करता है? देखो, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ना हमारा, ये हमारा सब कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट होता है। सीएनएस, सब कॉर्टिकल का मतलब हमारे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से बिलो होता है। मतलब जो भी एएनएस के अंदर फ्लक्चुएशंस होंगे या एएनएस के अंदर जो चेंजेस होंगे वो हमारे को कॉन्शियसनेस फील नहीं होंगे। अगर आपका जीआईटी मोटिलिटी बढ़ रही है या डिक्रीज हो रही है तो आप उसको कॉन्शियसली इनिबिट या एक्साइट नहीं कर सकते। तो हमारा जो एएनएस है वो हमारा कॉर्टिकल सेंटर से इनिशिएट नहीं होता, सब कॉर्टिकल सेंटर से इनिशिएट होता है। तो जैसा मैंने बताया कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो हमारा सब कॉर्टिकल सेंटर से इनिशिएट होता है। सब कॉर्टिकल सेंटर मतलब जो हमारे डायंसिफेलॉन में प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, जैसे कि थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये सारे सेंटर्स हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के। कुछ सेंटर्स हमारे जो ब्रेन स्टेम है, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला, उनके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। तो इनिशिएट कैसे होता है? जो सेंट्रल नर्वस, जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसको रिसेप्टिवनेस कहाँ से आती है, उसको सिग्नल्स कहाँ से आते हैं? तो हमारी बॉडी के जितने अलग अलग रिसेप्टर्स हैं, चाहे वो हमारी आइज़ हैं, सेंसरी रिसेप्शन, जो ईयर्स हैं ऑडिटरी रिसेप्शन, टच रिसेप्शन, पेन रिसेप्शन, जितनी भी अलग अलग सेंसेशन है वो सारी कन्वर्ज होंगी जाके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कौन से पार्ट पे? सब कॉर्टिकल सेंटर। सब कॉर्टिकल सेंटर मतलब थैलेमस, हाइपोथैलेमस, बहुत सारे पार्ट होते हैं, बट अभी इतना डीप में नहीं जाएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। तो वो सारी की सारी जो रिसेप्टर से इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पे फनल होगी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। किसके थ्रू? आफ्रेंट फाइबर्स के थ्रू। जो आफ्रेंट फाइबर्स है उनका क्या काम होता है? जो रिसेप्टर्स है उससे इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं उनको बोलते हैं इफ्रंट फाइबर्स। तो रिसेप्टर्स से आफ्रेंट फाइबर्स इन्फॉर्मेशन लेके गए सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने उसको एनालाइज किया और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को मेनली फनल कर दिया किसमें? हाइपोथैलेमस में। जो हमारा मेजर हायर सेंटर है, जब मेजर सेंट्रल सेंटर है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, वो है हमारा हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस क्या है थोड़ा सा बताऊं तो सपोज कीजिए ये जैसे मिड ब्रेन है हमारा, तो मिड ब्रेन के आगे जो एंटीरियर परफोरेटिक सब्सटेंस है यहाँ से एक ग्रे मैटर की शीट एक्सटेंड हो रही है, ये है हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस को हम एनाटॉमिकली, इसके बहुत हाइपोथैलेमस के एनाटॉमी बहुत, न्यूरो एनाटॉमी बहुत डीप है, बट सुपरफिशियल बताता हूँ। जो हमारी हाइपोथैलेमस है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये इसका एंटीरियर पार्ट, ये पोस्टीरियर पार्ट। तो ये इसका एंट्रोमीडियल पार्ट आगे है और मीडियल ही है, और ये इसका पोस्ट्रोलेटरल पार्ट, ये वाला पार्ट, ये इसका पोस्ट्रोलेटरल पार्ट है, और ये आगे वाला एंट्रोमीडियल पार्ट। तो जो हमारा हाइपोथैलेमस का एंट्रोमीडियल पार्ट है ये हमारा कंट्रोल करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को, और जो हमारा
पोस्ट्रोलेटरल पार्ट है वो कंट्रोल करता है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। तो हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की सेंट्रल कमांड है वो कहाँ से इनिशिएट होगी? पोस्ट्रोलेटरल पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस से। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की सेंट्रल कमांड है वो कहाँ से इनिशिएट होगी? एंट्रोमीडियल पार्ट से। अगर हम किसी भी इंसान के एंट्रोमीडियल पार्ट को इलेक्ट्रिकली एक्साइट करें तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, और पोस्ट्रोलेटरल पार्ट को करें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के पोस्ट गैंग्लियोनिक पॉलीसाइनेप्टिक पाथवेज डिसेंड करते हैं कहाँ पे? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। और स्पाइनल कॉर्ड में आने के बाद किस सेगमेंट को स्टिमुलेट करते हैं? थोरैकोलंबर। जब थोरैकोलंबर सिस्टम इनिशिएट हो जाता है तो उससे फाइबर्स आगे आते हैं, फाइबर्स आगे आने के बाद सिंपैथेटिक चेन को स्टिमुलेट करते हैं। सिंपैथेटिक चेन जो है डिफ्यूज्ड जो डाइवर्स आउटफ्लो है सिंपैथेटिक का वो हमारी बॉडी के अंदर इनिशिएट करती है। इसलिए जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की सप्लाई है ना वो डाइवर्स है, और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की सप्लाई है वो टारगेट ओरिएंटेड है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम किसी का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हुआ तो हमने बोला कि उसका राइट साइड का सिस्टम स्टिमुलेट हुआ और लेफ्ट का नहीं हुआ। जब भी सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होगा तो उसका डिफ्यूज्ड आउटफ्लो होगा। डिफ्यूज्ड आउटफ्लो क्यों होगा? क्योंकि T1 से लेकर T12 और L1 से लेकर L2 तक जितने भी उसके सिंपैथेटिक सर्वाइकल गैंग्लियंस हैं, अगर आपने सिंपैथेटिक चेन पढ़ी हो फर्स्ट ईयर एनाटॉमी में, तो सिंपैथेटिक चेन क्या है? जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के गैंग्लियंस है, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो ऊपर से फाइबर्स आ रहे हैं जो कि स्टिमुलेट करेंगे उन गैंग्लियंस को, उनकी सेल बॉडीज प्रेजेंट है उनमें। तो वो सारे जो गैंग्लियंस है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर एक गैंग्लियन को आप इनिशिएट करोगे तो पूरी चेन, अगर सपोज कि ये T1 वाला वो है सिंपैथेटिक सर्वाइकल गैंग्लियन, अगर मैंने इसको स्टिमुलेट किया तो ये नीचे से कनेक्टेड है, ये इसके नीचे कनेक्ट है, ये इसके नीचे कनेक्ट है, तो पूरी चेन एक साथ स्टिमुलेट होगी। जब पूरी चेन स्टिमुलेट होगी तो सिंपैथेटिक आउटफ्लो होगा हमारी बॉडी का, वो डिफ्यूज होगा। जबकि पैरासिम्पैथेटिक के साथ ऐसा नहीं होता। पैरासिम्पैथेटिक टारगेट ओरिएंटेड होता है। मतलब पैरासिम्पैथेटिक कोई गैंग्लियंस की चेन प्रेजेंट नहीं है। पैरासिम्पैथेटिक जो गैंग्लियंस है वो अपने रिसेप्टर, जो उनका इफेक्टर ऑर्गन होगा, उसके पास प्रेजेंट होंगे, नियर बाई। उनकी कोई चेन नहीं है जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के या जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके साइड में है प्रेजेंट। जो पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियंस है वो अपने इफेक्टर ऑर्गन के पास होंगे। जैसे अगर आपने हेड एंड नेक पढ़ा हो फर्स्ट ईयर एनाटॉमी में तो आपने 4 पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियंस पढ़े होंगे। थोड़ा सा मैं बताता हूँ उसके बारे में। 4 पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियंस पढ़े होंगे। कौन कौन से? ओटिक गैंग्लियन, टीरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन, मैंडिबुलर गैंग्लियन, सब मैंडिबुलर गैंग्लियन, ओटिक गैंग्लियन, टीरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन, सब मैंडिबुलर गैंग्लियन और सीलियरी गैंग्लियन। तो ये जितने भी ये गैंग्लियंस है ये सारे पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियंस है। मतलब जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स है वो इन गैंग्लियन पे जाके टर्मिनेट करेंगे, और यहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स है वो उनके इफेक्टिव ऑर्गन को इनर्वेट करेंगे। तो जो पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियंस है वो अपने इफेक्टर ऑर्गन्स के पास प्रेजेंट होते हैं, और जबकि जो सिंपैथेटिक गैंग्लियंस है वो चेन बना के वर्टिब्रल कॉलम के साइड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो जितने भी हमारे रिसेप्टर्स है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेके किसको फनल करेंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हाइपोथैलेमस में। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से डिसेंडिंग पाथवेज आएंगे। अगर सिंपैथेटिक सिस्टम है तो पॉलीसाइनेप्टिक पाथवे होता है, और पैरासिम्पैथेटिक है तो डायरेक्ट फाइबर जाके गैंग्लियन को स्टिमुलेट करते हैं। अब वो डिसेंडिंग पाथवेज करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को इनिशिएट करेंगे। अगर एंट्रोमीडियल पार्ट है तो किसको स्टिमुलेट करेगा? क्रेनियोसैक्रल। और पोस्ट्रोलेटरल पार्ट है तो किसको स्टिमुलेट करेगा? थोरैकोलंबर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को। अब उसके अकॉर्डिंग कि कौन सा पार्ट स्पाइनल कॉर्ड का इनिशिएट हुआ है, वो या तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। जो भी नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा उसके अकॉर्डिंग जिस भी विसरा को इनर्वेट कर रहा होगा उसके अंदर चेंजेस आएंगे। यहां तक ठीक है? कि अगर जैसे हार्ट को कर रहा है, अगर हार्ट है, अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को उन्होंने स्टिमुलेट किया तो क्या काम करेगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम? इसकी हार्ट रेट को बढ़ाएगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा। अगर पैरासिम्पैथेटिक को स्टिमुलेट किया तो क्या होगा? कि हार्ट रेट कम होगी, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम होगी, कंडक्शन वेलोसिटी कम होगी। तो जिस भी विसरा को या इफेक्टर ऑर्गन को इनर्वेट कर रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग चेंजेस आएंगे कि कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ है। अब अगर हम एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाऊं तो सपोज करो कि आपके पीछे कोई डॉग पड़ गया या कोई डेंजरस सिचुएशन आ गई, क्योंकि जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो कब स्टिमुलेट होता है? फियर की सिचुएशन, फाइट एंड फ्लाइट। जब भी आपको डर लगेगा तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। जब भी आप फाइट की सिचुएशन में होंगे तब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। अब डर लगा आपको, अब डर लगने से क्या हुआ? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ तो उसने क्या किया? सारे सिंपैथेटिक चेन को स्टिमुलेट किया, डिफ्यूज्ड आउटफ्लो हुआ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, और उसके करस्पॉन्डिंग जिन जिन विसरास को इनर्वेट कर रहा है हेड टू टो, वो सारे उनके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। या तो वो एक्साइट होंगे, अगर वो जो ऑर्गन है वो उस फियर की सिचुएशन में आपको
लड़ने से हेल्प करेगा तो एक्साइट होगा वो ऑर्गन, और नहीं करेगा तो इनिबिट कर दिया जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग कुछ जो विसराज हैं या ऑर्गन से वो स्टिमुलेट होंगे और बाकी के विसराज या ऑर्गन इनिबिट होंगे। ठीक है, यही सब मैंने यहाँ पे लिखा है। जो हमारा एंट्रोमीडियल पार्ट है हाइपोथैलेमस का, ये स्टिमुलेट हुआ तो क्या एंट्रोमीडियल पार्ट क्या करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्साइट करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का ये है प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स मतलब ये इसका सपोज की गैंग्लियन है, एन मतलब निकोटिनिक, इसके मैं गैंग्लियन और रिसेप्टर्स के बारे में बताऊंगा। अभी ये है प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स। तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स ने क्या रिलीज किया, एसिटाइल कोलिन। उनने एक्साइट किया गैंग्लियन को, और गैंग्लियन से क्या निकले पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स ने जाके जिस भी विसरा को इनर्वेट करना है उस विसरा को इनर्वेट किया, और उसके अकॉर्डिंग जो उसके रिसेप्टर से पैरासिम्पैथेटिक या तो मस्करेनिक रिसेप्टर होगा या निकोटिनिक रिसेप्टर होगा, तो उसके अकॉर्डिंग या तो मस्करेनिक रिसेप्टर पे एक्ट करेगा या निकोटिनिक रिसेप्टर पे एक्ट करेगा, और उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर विसरा के अंदर चेंजेस होंगे, या तो एक्साइट होगा या इनहिबिट होगा। इसी तरीके से अगर पोस्ट्रोमीडियल पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट किया गया तो पोस्ट्रोमीडियल पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट हुआ तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हुआ। अब ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स, इन्होंने क्या रिलीज किया, एसिटाइल कोलिन। जो हमारे पैरासिम्पैथेटिक के प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं ये भी एसिटाइल कोलिन रिलीज करते हैं, और सिंपैथेटिक के नर्व फाइबर्स है ये भी एसिटाइल कोलिन रिलीज करते हैं। अब एक रूल याद रखो, जितने भी फाइबर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एग्जिट करेंगे, जितने भी फाइबर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एग्जिट करेंगे वो सारे के सारे कोलिनर्जिक होंगे। जो भी चेंज आएगा ना वो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स के न्यूरोट्रांसमीटर में आएगा। प्री गैंग्लियोनिक जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसके फाइबर्स चाहे वो सिंपैथेटिक के हो चाहे पैरासिम्पैथेटिक के हो, वो सेम न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेंगे, कोलिन, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, अब जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं उन्होंने क्या रिलीज किया, नॉन एड्रेनलिन। अब जो जैसे पैरासिम्पैथेटिक के जो रिसेप्टर्स है वो मस्करेनिक और निकोटिनिक, ऐसी सिंपैथेटिक के जो रिसेप्टर्स है वो है अल्फा रिसेप्टर्स और बीटा रिसेप्टर्स। इनके बारे में हम आगे अभी बात करेंगे। तो या तो अल्फा रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा या बीटा रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा या इनहिबिट होगा, उसके अकॉर्डिंग जिस भी विसरा को इनर्वेट कर रहे हैं उसके अंदर चेंजेस आएंगे। अब ये मैंने जो लिख रखा है यहाँ पे ये है कि एम फॉर मस्करेनिक, एन फॉर निकोटिनिक, ACH फॉर एसिटाइल कोलिन और NA फॉर नॉन एड्रेनलिन। जितने भी ये रिसेप्टर्स होते हैं, चाहे वो मस्करेनिक रिसेप्टर्स हो, चाहे वो अल्फा रिसेप्टर हो, चाहे वो बीटा रिसेप्टर हो, ये सारे के सारे क्या है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। अगर हमने रिसेप्टर की क्लास पढ़ी हो या रिसेप्टर की वैरायटी पढ़ी हो तो रिसेप्टर बहुत टाइप के होते हैं, जैसे जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं, आयनिक चैनल रिसेप्टर्स होते हैं, लिगेंड गेटेड रिसेप्टर्स होते हैं, वोल्टेज गेटेड रिसेप्टर्स होते हैं। बट ये जो अल्फा रिसेप्टर्स है, बीटा रिसेप्टर्स है या मस्करेनिक रिसेप्टर्स, ये सारे जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है। मतलब जब भी आप इनको स्टिमुलेट करेंगे तो इससे जो उसके अकॉर्डिंग या तो ये जी इनिबिटरी प्रोटीन को स्टिमुलेट करेंगे या जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन को, तो या तो सेल को एक्साइट करेंगे या सेल को इनिबिट कराएंगे। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ रिसेप्टर, इनको 7 पास रिसेप्टर्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो रिसेप्टर्स है ना, ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसको 7 बार पास करते हैं, ऐसे होते हैं। ये जी प्रोटीन, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन सपोज करके चलिए, तो ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ये इस मेम्ब्रेन को 7 बार पास करेगा, इसलिए इनको सर्पेंटाइन रिसेप्टर, 7 पास रिसेप्टर और जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर से यहाँ पे आके न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होगा, चाहे वो नॉन एड्रेनलिन हो, चाहे वो एसिटाइल कोलिन हो, कोई भी हो। ये या तो उसको स्टिमुलेट करेगा या इनिबिट करेगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो जी प्रोटीन अटैच्ड होगा या तो जी स्टिमुलेटरी होगा या जी इनिबिटरी होगा, उसके अकॉर्डिंग जो विसरा उसके अंदर चेंजेस आएंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हम रिसेप्टर्स के बारे में। रिसेप्टर्स, उनकी लोकेशन, उनका टाइप और उनका एक्शन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर मतलब सिंपैथेटिक रिसेप्टर। जो हमारे सिंपैथेटिक रिसेप्टर, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 टाइप के होते हैं, अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर। ठीक है, अब जो अल्फा रिसेप्टर है उनको फिर से सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया, अल्फा 1 और अल्फा 2। ऐसी जो बीटा है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। जो बीटा 3 है बेसिकली ये मॉडिफाइड बीटा 1 रिसेप्टर्स हैं। जो बीटा 1 रिसेप्टर्स वो मॉडिफाई होकर बीटा 3 बनाते हैं। ये भी बेसिकली 2 टाइप के हैं, तो बीटा 1 या बीटा 2। जो बीटा 3 है वो मॉडिफाइड बीटा 1 रिसेप्टर्स है। अब इनकी लोकेशन की, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, उनका काम क्या होता है इस, ठीक है। तो जो अल्फा 1 रिसेप्टर्स है हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्मूथ मसल्स पे। क्या काम कराएंगे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे। ब्लड वेसल्स पे प्रेजेंट होंगे, ब्लड वेसल का क्या कराएंगे, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएंगे। और ग्लैंड पे प्रेजेंट होंगे तो ग्लैंड के अंदर क्या होगा, सिक्रीशन कराएंगे। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का कॉन्ट्रैक्शन, ब्लड वेसल्स का वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन और ग्लैंड का सिक्रीशन। जो अल्फा 2 रिसेप्टर से हमारे प्री साइनेप्टिकली प्रेजेंट होते हैं। प्री साइनेप्टिकली का मतलब मैं बताता हूँ, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स आए, ये उसकी नर्व एंडिंग्स मान लो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स की।
इन्होंने गैंग्लियन को स्टिमुलेट किया और यहाँ से क्या रिलीज हुआ, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। ठीक है, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स ने क्या रिलीज किया, सपोज किए नॉन एड्रेनालिन। अब ये नॉन एड्रेनालिन या तो अल्फा रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगा या बीटा रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगा। अल्फा के अंदर या तो अल्फा 1 पे या अल्फा 2 पे, बीटा के अंदर या तो बीटा 1 पे या बीटा 2 पे। अब जितने ये रिसेप्टर्स हैं अल्फा, बीटा 1, बीटा 2, ये इफेक्टर ऑर्गन्स पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, पर जो ये अल्फा 2 रिसेप्टर्स हैं ये प्री साइनेप्टिकली, मतलब जिस नर्व एंडिंग से नॉन एड्रेनालिन रिलीज हो रहा है ये उसी पे प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, मतलब ऑटो इनिबिशन कराते हैं। अगर नॉन एड्रेनालिन अल्फा 2 रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो जो नर्व एंडिंग ये नॉन एड्रेनालिन रिलीज कर रही है ऑटो इनिबिट होगी, इसलिए जो अल्फा 2 रिसेप्टर्स ये ऑटो इनिबिटरी रिसेप्टर्स है जो नॉन एड्रेनालिन के रिलीज को खुद से इनिबिट कराएंगे। तो अल्फा 1 गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, ब्लड वेसल्स और ग्लैंड पे, अल्फा 2 प्री साइनेप्टिकली। अब बात करते हैं बीटा पे। बीटा 1 कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, आप शायद आप सब लोगों को याद होगा क्योंकि आपने एक क्लास ऑफ ड्रग पढ़ी होगी, बीटा ब्लॉकर्स। तो बीटा 1 कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हार्ट पे और जेजे अपरेटस। जेजे अपरेटस में जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस कहाँ प्रेजेंट होता है, किडनी के अंदर। तो बीटा 1 की सिर्फ 2 लोकेशन याद रखनी है, एक हार्ट और एक जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस। ठीक है, जो बीटा 3 रिसेप्टर्स है, बीटा 3 क्या है, मॉडिफाइड बीटा 1, ये कहाँ प्रेजेंट होंगे हमारे एडिपोज टिश्यू पे, मतलब फैट स्टोरिंग टिश्यूज पे, और डिट्रूजर मसल। डिट्रूजर मसल से हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है, यूरिनरी ब्लैडर पे। तो ये कहां पे प्रेजेंट होंगे, एडिपोज टिश्यू और डिट्रूजर। बाकी सारे जितने विसराज हैं इनको छोड़ के, हार्ट, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस, एडिपोज टिश्यू और डिट्रूजर मसल, इसको छोड़ के जितने विसरा हैं हमारी बॉडी के, सब के अंदर बीटा 2 प्रेजेंट होंगे। ब्रोंकाइस, ब्लड वेसल्स, यूट्रस, लिवर, जीआईटी, यूरिनरी ट्रैक्ट एंड आई, जितने भी विसरा हैं, हार्ट को, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस को, एडिपोज टिश्यू और डिट्रूजर को छोड़ के, इन सब में हमारे बीटा 2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। ये तो हुई आपकी लोकेशन की कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब मैं आपको इसका आसान तरीका बताता हूँ समझने का। थोड़ी सी कहानी समझते हैं, एक सिचुएशन समझते हैं, उस कहानी से आपको सारे रिसेप्टर्स याद हो जाएंगे और आपको इनको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो मेरा मेन पर्पस है वो ये है कि मैं आपको कभी रटाना नहीं चाहता कि ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, याद कर लो, इनका ये काम होता है, याद कर लो। याद नहीं करना, आपको समझना है। हमारी बॉडी ना रट्टाफिकेशन के लिए नहीं बनी है, समझने के लिए बनी है। देखो, सपोज करो कि हमारे पीछे कोई, हम एक थ्रेटफुल सिचुएशन में, हमारे को कोई थ्रेट है। अब उस थ्रेट को कौन सेंस कर रहा है। एक एग्जाम्पल लेके चलते कि हमारे पीछे कोई खतरनाक डॉग पड़ा जिससे हमको डर लग रहा है। अब डॉग को हमने देखा, मतलब विजुअल सेंसेशन, डॉग ने बार्क किया, बार्क किया मतलब ऑडिटरी सेंसेशन। ठीक है, डॉग, हमने डॉग की तरफ देखा मतलब विजुअल सेंसेशन, डॉग ने हमारी तरफ बार्क किया मतलब ऑडिटरी सेंसेशन। ये सारी की सेंसेशन कहाँ फनल की गई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। जैसा कि मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था कि जितने भी रिसेप्टर्स है वो सारी इंफॉर्मेशन को अफरेंट फाइबर्स के थ्रू कहाँ फनल करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। तो विजुअल सेंसेशन और ऑडिटरी सेंसेशन कहाँ गई, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने एनालाइज करके ये देखा कि जो ये सिचुएशन है ये हमारे लिए होस्टाइल नहीं है। होस्टाइल नहीं मतलब या तो उससे हमको लड़ना है या इससे भागना है, या तो लड़ना है या भागना है। दोनों सिचुएशंस में वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या काम करेगा, हमारी बॉडी को इस तरीके से अडॉप्ट करेगा कि अगर हम भागना चाहते हैं तो या लड़ना चाहते हैं तो जो विसरा हमारे को उस कंडीशन में हेल्प करेंगे उनको वो स्टिमुलेट करेगा, और जो उस कंडीशन में हमको हेल्प नहीं करेंगे या हमारे को उन विसरास का कोई रोल नहीं होगा तो उनको इनिबिट करेगा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने सारी की सारी इंफॉर्मेशन भेजी हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस ने क्या किया, पोस्टरोलेटर पार्ट को स्टिमुलेट किया, जिससे हमारी सिंपैथेटिक आउटफ्लो हुआ बॉडी के अंदर। सिंपैथेटिक आउटफ्लो हुआ, जैसे ही सिंपैथेटिक आउटफ्लो हुआ तो जो विसरास हमारी बॉडी में हेल्प करेंगे उस सिचुएशन से फाइट करने के लिए या उस सिचुएशन से भागने के लिए वो स्टिमुलेट किए जाएंगे, और जो सिचुएशन से लड़ने के लिए या फाइट करने के लिए हेल्प नहीं करेंगे उनको इनहिबिट कर दिया जाएगा, क्योंकि बॉडी को एनर्जी कंजर्व करनी है उस सिचुएशन में हमारी में। ठीक है, अब हम चलते फ्रॉम हेड टू टो, सारे विसराज लेंगे एक एक करके, उनको समझेंगे कि उनके अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे, और उन चेंजेस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे उनमें कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। उससे पहले एक रूल समझो, जैसे मैंने बताया कि 4 रिसेप्टर्स बेसिकली, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 और बीटा 2। ठीक है, जितने भी टिश्यूज को स्टिमुलेट होना है, जितने भी टिश्यूज को स्टिमुलेट किया जाएगा उन सब के अंदर टाइप 1 रिसेप्टर्स होंगे, या तो अल्फा 1 या बीटा 1। ठीक है, जितने भी टिश्यूज को जो हमारी सिचुएशन में हेल्प करेंगे सब कॉर्टिकली, मतलब क्योंकि ये जितना भी फंक्शनिंग हो रही है ये हमारी कॉन्शियस लेवल पे नहीं हो रही है। आप अपनी मर्जी से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट या एक्साइट या इनिबिट नहीं कर सकते,
क्योंकि ये सारे सब कॉर्टिकल सेंटर्स कंट्रोल कर रहे हैं। जो हमारा कॉर्टेक्स है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, वो हमारी शीट ऑफ कॉन्शियसनेस है। जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी कॉर्टेक्स तक नहीं जा रही है तब तक वो कॉन्शियस लेवल पर नहीं है, उसको बोलते हैं सब कॉर्टिकली या अनकॉन्शियस लेवल पर। तो ये जितने भी हमारी फंक्शनिंग हो रही है सारी अनकॉन्शियस लेवल पे हो रही है, मतलब बॉडी इसको अपने आप कंट्रोल कर रही है, इसलिए तो उसका नाम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्योंकि हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिकली सिचुएशन के अकॉर्डिंग और हमारे एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, कि जिस एनवायरमेंट में है वो एनवायरमेंट हमारे लिए हॉस्टाइल है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की टोन को बैलेंस करेगा। ठीक है। दूसरी चीज, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है खुद, वो हमारे ऑटोनॉमिक फ्लक्चुएशंस पे डिपेंड नहीं होता, क्योंकि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो माइक्रो एनवायरनमेंट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर बहुत सारी प्रोसेसिंग चल रही है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। तो जो हमारे ऑटोनॉमिक फ्लक्चुएशंस हैं, कि हमने किसी को देखा, सपोज आपने किसी खूबसूरत लड़की को देखा, उस खूबसूरत लड़की को देखने के बाद आपके अंदर क्या हुआ, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ, तो वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग को स्टिमुलेट नहीं करेगा या इनहिबिट नहीं करेगा। तो जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो हमारे ऑटोनॉमिक फ्लक्चुएशंस की मर्जी पर नहीं रहता। तो ऑटोनॉमिक फ्लक्चुएशन जो नर्वस सिस्टम है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को छोड़ के बाकी सारे विसराज को स्टिमुलेट करेगा या इनहिबिट करेगा। अब देखें, जिन जिन विसराज को स्टिमुलेट होना है उनके अंदर कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, अल्फा 1 या बीटा 1, मतलब टाइप 1 रिसेप्टर्स। ये कोई क्लासिफिकेशन नहीं है जो बुक्स में लिखा मिलेगा आपको कि टाइप 1 रिसेप्टर या टाइप 2 रिसेप्टर, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं आपको सिर्फ समझाने के लिए। टाइप 1 रिसेप्टर्स कहां प्रेजेंट होंगे, जो विसराज स्टिमुलेट होंगे या तो अल्फा 1 होंगे या फिर बीटा 1 होंगे, और जिन जिन टिश्यूज को इनहिबिट होना होगा उनमें प्रेजेंट होंगे टाइप 2 रिसेप्टर्स, या तो अल्फा 2 रिसेप्टर्स या बीटा 2 रिसेप्टर्स। अगर आपने ये सारी चीजें समझ ली ना, तो आने वाली जितनी फार्मेकोलॉजी है, क्योंकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ना वो फार्मेकोलॉजी का बेस है, अगर आपने ये सारी चीजें समझ ली कि कौन सा रिसेप्टर्स कहां प्रेजेंट है, स्टिमुलेट करेगा या इनहिबिट करेगा, तो आने वाली फार्मेकोलॉजी आपके लिए थोड़ी सी क्या मतलब बहुत हद तक आसान हो जाएगी। अगर आपको याद हो तो मैंने जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पहला लेक्चर था मेरा अस्थमा के ऊपर, तो उसमें सबसे पहली क्लास ऑफ ड्रग थी ब्रोंकोडायलेटर्स थी, वो थी सिंपैथोमिमेटिक ड्रग, जो कि बीटा 2 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर रहे थे। अगर आपको पता होगा कि जो हमारे बीटा 2 रिसेप्टर्स है वो हमारे ब्रोंकाइस पे प्रेजेंट होंगे और उनका काम है कि डायलेट कराएंगे ब्रोंकाइस को, तो आप आसानी से समझ पाएंगे उन चीजों को। तो टाइप 1 रिसेप्टर्स उन टिश्यूज पे जो स्टिमुलेट होंगे और टाइप 2 रिसेप्टर उन टिश्यूज पे जो इनहिबिट होंगे। अब जो बीटा 1 रिसेप्टर्स हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि बीटा 1 रिसेप्टर सिर्फ 2 जगह प्रेजेंट है, हार्ट पे और जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस पे। इन दोनों को छोड़ के जिन जिन टिश्यूज को स्टिमुलेट होना होगा सब पे अल्फा 1 रिसेप्टर्स। ठीक है। अब जो अल्फा 2 रिसेप्टर्स है वो प्री साइनेप्टिकली हैं, तो जिन जिन टिश्यूज को इनहिबिट होना होगा उन सब पे बीटा 2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है। अब हम चलते हैं फ्रॉम हेड टू टो कि किसके अंदर क्या चेंजेस आएगा। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने हेयर्स की। जब भी हमको डर लगता है तो हमारे बाल खड़े हो जाते हैं, इसको बोलते हैं पाइलोरेक्शन। अब पाइलोरेक्शन होगा क्यों होता है पता है? ह्यूमन इवोल्यूशन के अंदर, या जो इवोल्यूशन है उस इवोल्यूशन के ड्यू कोर्स के अंदर क्या होता था, जो हमारे लोअर वर्टिब्रेट्स हैं, जो हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, उनके अंदर पाइलोरेक्शन इसलिए होता था कि वो अपने बॉडी के अपरेंट साइज को बढ़ा पाएं। सपोज कि कोई छोटा सा जानवर है, अगर वो अपने बाल को खड़ा कर ले तो उसको जो अपरेंट साइज है वो बढ़ जाएगा, उसके अपरेंट साइज की बढ़ने की वजह से जो उसका एनिमी था वो उससे डरेगा। तो इसकी वजह से पाइलोरेक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर डर की सिचुएशन में जब भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो हेयर्स का क्या होगा, पाइलोरेक्शन। कौन सी मसल्स पाइलोरेक्शन करेंगी, इरेक्टर पाइलाई। अब आप बताइए, इरेक्टर पाइलाई मसल्स स्टिमुलेट होंगी तब पाइलोरेक्शन होगा या इनहिबिट? स्टिमुलेट होंगी था। अगर स्टिमुलेट होंगी तो कौन से टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होने चाहिए, टाइप 1 या टाइप 2? टाइप 1। अब टाइप 1 में या तो अल्फा 1 या बीटा 1। अब बीटा 1 तो हार्ट और जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस के अलावा कहीं प्रेजेंट नहीं है, तो कौन से रिसेप्टर्स होंगे, अल्फा 1। क्या काम कराएंगे, इरेक्टर पाइलाई मसल्स को स्टिमुलेट कराएंगे, और जो कि क्या काम करेंगे, पाइलोरेक्शन का। पहला हेयर्स के अंदर। दूसरा आई। जब भी हम डर की सिचुएशन में होते हैं, जो हमारी जो प्यूपिल्स हैं उनका कॉन्स्ट्रिक्शन होता है या डायलेशन? डायलेशन। क्यों? क्योंकि अगर सपोज किए कि हम जंगल में, और जंगल में हमारे पीछे शेर पड़ा हुआ है, तो उस सिचुएशन में हम चाहेंगे कि हमारे आंखों में जो हमारी प्यूपिल्स है उसमें ज्यादा लाइट एंटर करे। ज्यादा लाइट एंटर कब करेगी, जब हमारे जो प्यूपिल्स है वो डायलेट होंगे। तो प्यूपिल्स का क्या होगा, डायलेशन। अगर हमारी प्यूपिल्स डायलेट होंगे तो हमारी जो डायलेटर प्यूपिलाई मसल्स हैं उनका स्टिमुलेशन होना चाहिए या इनहिबिशन? स्टिमुलेशन। अगर स्टिमुलेशन होगा तो कौन से रिसेप्टर्स होने चाहिए, टाइप 1। टाइप 1 के अंदर कौन से, अल्फा 1 या बीटा 1? बीटा 1 तो हो नहीं सकते क्योंकि वो हार्ट और जेजे अपरेटस के पास है, तो कौन से होंगे, अल्फा 1 रिसेप्टर्स। नीचे चलते हैं, हेयर्स की बात कर ली हमने, आइस की बात कर ली, अब चलते हैं लंग्स पे। अब जो लंग्स हैं, अगर हमको सिचुएशन से भागना है तो हमारे को ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा चाहिए। अगर ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा चाहिए तो हमारे ब्रोंकाइस को डायलेट होना चाहिए या कॉन्स्ट्रिक्ट होना चाहिए?
डायलेट होना चाहिए। अगर हमारे ब्रोंकाई को डायलेट होना चाहिए तो हमारी जो ब्रोंकाई की स्मूथ मसल्स हैं उनको क्या होना चाहिए, इनहिबिट होना चाहिए। अगर हमारे सपोज कि ये ब्रोंकस है, इसकी ये स्मूथ मसल्स हैं, अगर हम इस स्मूथ मसल्स को स्टिमुलेट करेंगे तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी। अगर ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी तो ये ल्यूमेन है ये और छोटा होगा। अगर इनको हम रिलैक्स करा दें, अगर ये मसल रिलैक्स होंगी तो ये जो ल्यूमेन है ये वाइडन अप होगा। तो हमारा ब्रोंकाई डायलेट होना चाहिए कि कॉन्स्ट्रिक्ट, डायलेट होना चाहिए। तो जो ब्रोंकाई की स्मूथ मसल्स हैं इनका क्या होगा, इनहिबिशन। अगर इनहिबिशन होगा तो कौन से रिसेप्टर्स होने चाहिए, या तो अल्फा 2 या बीटा 2। अब अल्फा 2 जो है वो प्री साइनेप्टिकली है, तो कौन से रिसेप्टर्स होंगे, बीटा 2 रिसेप्टर्स। इसलिए अस्थमा में जो मैंने आपको बताया था कि सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग देंगे, मतलब वो ड्रग देंगे जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे। और किस रिसेप्टर्स पे एक्ट करेंगे, बीटा 2 रिसेप्टर्स पे। क्योंकि अगर बीटा 2 रिसेप्टर्स पे एक्ट किया और जो ब्रोंकाई की स्मूथ मसल्स हैं हमारी वो रिलैक्स हो गई, तो हमारा जो ब्रोंकाई का ल्यूमन है वो एक्सपेंड कर जाएगा या डायलेट हो जाएगा। जब डायलेट हो जाएगा तो ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई मिलेगी लंग्स को, ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई मिलेगी तो हम आसानी से उस सिचुएशन से कोप अप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें वैसे लंग्स के अंदर बहुत होता है कि जो ब्रोंकाइज हैं वो डायलेट होंगी, जो ब्लड वेसल्स हैं उनका रेस्ट्रिक्शन होगा, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कराएगा, क्योंकि अगर ज्यादा ब्लड फ्लो होगा तो ज्यादा म्यूकस का सिक्रीशन होगा, ज्यादा म्यूकस का सिक्रीशन होगा तो उस मूवमेंट ऑफ टाइम पे जो ब्रोंकाई का ल्यूमेन है वो स्मॉल होगा। इसलिए ब्लड वेसल्स को भी इनहिबिट किया जाता है, स्मूथ मसल्स को भी इनहिबिट किया जाता है। तो कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, बीटा 2 रिसेप्टर्स, जो कि इनहिबिट कराएंगे स्मूथ मसल्स को। ठीक है, अब लंग्स के बाद चलते हैं हम हार्ट पे। अब जो हमारी हार्ट रेट है उस, क्योंकि अगर हम उस सिचुएशन से भागना चाहते हैं तो हमारी बॉडी का जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ेगा। अगर ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो हमारी जो हार्ट की एफिकेसी है या जो हार्ट की फंक्शनिंग है उसको स्टिमुलेट करना पड़ेगा। अगर स्टिमुलेट करना पड़ेगा तो कौन से टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, या तो अल्फा 1 या बीटा 1। अब हार्ट पे हम पहली बात कर चुके हैं, हार्ट और जेजे अपरेटस पे बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं। तो हार्ट के ऊपर कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, बीटा 1। अब ये बीटा 1 रिसेप्टर्स क्या काम करेंगे, हार्ट की फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करेंगे जिससे ज़्यादा ब्लड पंप कर पाए, हार्ट रेट को इंक्रीज करेंगे जिससे 1 मिनट में हार्ट ज़्यादा बार पंप करे और ज़्यादा ब्लड को पंप कर पाए बॉडी के अंदर, जिससे ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई हो पाए और हमारी जो फटीग है वो इजीली ना हो और हम आसानी से भाग पाए। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करेंगे, हार्ट ऑफ रेट को इंक्रीज करेंगे, कंडक्शन वेलोसिटी को इंक्रीज किया जाएगा। मतलब जितने इफेक्ट्स हैं पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक, पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक एंड पॉजिटिव बैथमोट्रोपिक, सारे इफेक्ट कराएगा ये हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। किस पे, हार्ट पे। पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक एंड पॉजिटिव बैथमोट्रोपिक। तो हार्ट पे कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, बीटा 1। क्यों, क्योंकि हार्ट को स्टिमुलेट होना है। अब हार्ट के बाद हम किस पे चलते हैं, हार्ट के बाद चलते हैं यूरिन जीआईटी पे। अब सपोज कीजिए कि आपको सिचुएशन से भागना है, तो जो हमारी जीआईटी है तो जीआईटी को स्टिमुलेट होना चाहिए या इनहिबिट होना चाहिए, सीधी बात है इनहिबिट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि उस सिचुएशन पे आपको अपनी लेग पीस बचानी है, जो जीआईटी में आपकी पड़ी हुई लेग पीस है उसको नहीं बचाना, उसको नहीं बचाना। तो हमारी जो जीआईटी है इनहिबिट होगा, क्योंकि जीआईटी का हमारा कोई रोल नहीं है उस सिचुएशन में, उस हॉस्टाइल सिचुएशन से हमारे को सर्वाइव कराने के लिए। क्योंकि जीआईटी बेसिकली पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम हमारा तब एक्टिवेट होता है, मैं पैरासिम्पैथेटिक की बात कर रहा हूँ, पैरासिम्पैथेटिक तब एक्टिवेट होता है जब हमको रेस्ट एंड डाइजेस्ट करना होता है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम होता है जीआईटी को स्टिमुलेट करना, पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम होगा जीआईटी को इनहिबिट करना। अब जो हमारी जीआईटी के अंदर पेरिस्टाल्सिस है वो इनहिबिट होंगी। अगर पेरिस्टाल्सिस इनहिबिट होंगी, मतलब जो जीआईटी का मूवमेंट है वो इनहिबिट होगा, तो कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, टाइप 2। टाइप 2 के अंदर अल्फा 2 या बीटा 2, अल्फा 2 हो नहीं सकते क्योंकि प्री साइनेप्टिकली प्रेजेंट है, इसलिए बीटा 2 रिसेप्टर्स। पेरिस्टाल्सिस इनहिबिट होंगे किसके थ्रू, बीटा 2 रिसेप्टर्स के थ्रू। जो हमारा स्पांकलिंग सर्कुलेशन मतलब जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन जो जीआईटी की तरफ जा रहा है वो बढ़ेगा या कम होगा, वो कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि अगर हम ब्लड को शंट कर देंगे हमारे जीआईटी की तरफ, तो जो हमारा मसल्स हैं या जो हमारे विसराज है जो हेल्प करेंगे उस सिचुएशन से कोप अप करने के लिए, क्योंकि हमारे ब्लड का सर्कुलेशन जो है, सर्कुलेटरी वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ना 5 लीटर। अगर हमने उस ब्लड को जीआईटी पे शंट कर दिया तो हमारे जो इंपॉर्टेंट विसराज उनके पास ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो उस ब्लड को जीआईटी से कम करके वहां शंट किया जाएगा जहां पे उनको जरूरत है। जैसे हमको वहां से भागना है तो हमारी लोअर लिम्ब की मसल्स को, क्योंकि लोअर लिम्ब की मसल्स हेल्प करेंगे हमें वहां से भागने में, तो उसको ज्यादा ब्लड की जरूरत है, तो वो ब्लड कहां से आएगा, हमारे जीआईटी से आएगा। तो जीआईटी का जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको इनहिबिट किया जाएगा। मतलब जो ब्लड वेसल्स हैं हमारी उनका कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। मतलब जो हमारी ब्लड वेसल्स की 3 वॉल होती है, ट्यूनिका, एडवेंटिशिया
ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटिमा। जो हमारी ट्यूनिका मीडिया है वो किससे बनी होती है? स्मूथ मसल से। अगर हम इसको स्टिमुलेट करेंगे तो हमारा जो ब्लड वेसल का ल्यूमेन है वो छोटा होगा। जब ल्यूमेन छोटा होगा तो ब्लड सर्कुलेशन जीआईटी पे पहुंच रहा है वो कम होगा। तो जो स्मूथ मसल्स है ट्यूनिका मीडिया, इनको स्टिमुलेट करना पड़ेगा। तो स्टिमुलेट करना पड़ेगा तो टाइप 1 रिसेप्टर। टाइप 1 के अंदर कौन से? अल्फा 1। ठीक है, तो जीआईटी के अंदर 3 चीजें हैं। 2 तो ये हो गए, पेरिस्टालसिस इनहिबिट होगी मतलब बीटा 2। ब्लड सर्कुलेशन कम किया जाएगा। कम कैसे किया जाएगा? जो ब्लड वेसल्स की हमारी स्मूथ मसल्स है उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करा के, कॉन्स्ट्रिक्ट कराने का मतलब स्टिमुलेट, स्टिमुलेट मतलब अल्फा 1। तीसरी चीज, जितनी बार स्पिंटर्स हैं जो हमारे स्टमक से ड्यूडेनम में जाने वाला गैस्ट्रोड्यूडेनल स्पिंटर्स हैं या फिर जो एनाल स्पिंटर्स, जितने भी स्पिंटर्स हैं उन सारे स्पिंटर्स को रिलैक्स किया जाएगा या कॉन्स्ट्रिक्ट किया जाएगा, क्योंकि इस सिचुएशन पे हम डिफेशिएट नहीं कर सकते ना। तो हमारे जितने स्पिंटर्स हैं पेरिस्टालसिस को इनहिबिट किया जाएगा और स्पिंटर्स को टाइट किया जाएगा। टाइट किया जाएगा मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट कराया जाएगा। कॉन्स्ट्रिक्ट कराया जाएगा मतलब जितने भी स्पिंटर्स हैं हमारे उन सब पे कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे? अल्फा 1 रिसेप्टर्स। यहां तक क्लियर है? हार्ट हेयर्स का पाइलोरेक्शन, इरेक्टर पाइले मसल स्टिमुलेट मतलब अल्फा 1। आई का डायलेशन, डायलेटर प्यूपला स्टिमुलेट होंगी मतलब अल्फा 1। लंग्स के अंदर ब्रोंकोडायलेशन, ब्रोंकोडायलेशन मतलब बीटा 2 रिसेप्टर। और हार्ट के अंदर बीटा 1 रिसेप्टर जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा, हार्ट रेट को बढ़ाएगा, कंडक्शन वेलोसिटी को बढ़ाएगा मतलब पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक, आइनोट्रोपिक, ड्रोमोट्रोपिक एंड बैथमोट्रोपिक। और जीआईटी की पेरिस्टालसिस को इनहिबिट किया जाएगा मतलब बीटा 2। ब्लड सर्कुलेशन को पेरिस्टालसिस को इनहिबिट किया जाएगा, ब्लड जो सर्कुलेशन है उसको इनहिबिट किया जाएगा मतलब ट्यूनिका मीडिया को स्टिमुलेट करेंगे मतलब अल्फा 1 रिसेप्टर। और जितने भी स्पिंटर्स हैं वो सारे टाइट किए जाएंगे, स्पिंटर्स टाइट किए जाएंगे जिससे जो डिफेशिएशन ना हो। और जो स्पिंटर टाइट करेंगे मतलब अल्फा 1 रिसेप्टर्स। अब जीआईटी के बाद हम किस पे चलते हैं? जो हमारा पेरिफेरल सर्कुलेशन है, पेरिफेरल ब्लड वेसल्स या क्यूटेनियस ब्लड वेसल्स है, उस मोमेंट ऑफ टाइम पे जब भी आपको डर लगता है तो हमने सुना है कि डर के मारे इंसान पीला पड़ गया। पीला क्यों पड़ जाता है? क्योंकि जितने भी हमारा क्यूटेनियस वेसल्स है, जो हमारा क्यूटेनियस सर्कुलेशन है उसको कम कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उस ब्लड को क्यूटेनियस जो ब्लड है उसको शंट करके कहाँ पहुंचाया जाता है? यूजफुल विसराज पे, जैसे हमारी लोअर लिम्ब की मसल्स पे, हमारे हार्ट पे, हमारे लंग्स पे। इसलिए जो भी विसराज यूजफुल नहीं है उन सबका सर्कुलेशन कम कर दिया जाएगा। जैसे हमारे जीआईटी है, हमारे जीआईटी का हमारे को मोटिलिटी की कोई जरूरत नहीं है तो उसके ब्लड सर्कुलेशन को कम कर दिया जाएगा। जो हमारा पेरिफेरल सर्कुलेशन है मतलब जो हमारे स्किन का म्यूकोक्यूटेनियस सर्कुलेशन है उस सबको कम कर दिया जाएगा मतलब उन सब की वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट किया जाएगा। कॉन्स्ट्रिक्ट किया जाएगा उन सब में कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे? अल्फा 1। ठीक है, क्यों? तभी तो बोलते हैं कि डर के मारे इंसान पीला पड़ गया। क्यों पड़ गया? क्योंकि उसको इतना डर लगा कि उसके जो क्यूटेनियस सर्कुलेशन है उसको इनहिबिट कर दिया गया कि पूरा इंसान की जो फ्लशिंग है, जो उसकी रेडनेस है वो सारी कम हो गई, इंसान पेल हो गया डर की वजह से। पेल क्यों हो गया? क्योंकि सारे क्यूटेनियस सर्कुलेशन जो ब्लड है उसको शंट करके कहां पहुंचा दिया? हमारे यूजफुल विसराज पे। अब चलते हैं हमारे यूरिनरी ब्लैडर पे। यूरिनरी ब्लैडर पे क्या होगा? यूरिनरी ब्लैडर का कॉन्स्ट्रिक्शन होना चाहिए या डायलेशन होना चाहिए? क्योंकि जिस सिचुएशन में हम सपोज भागना चाह रहे हैं, जैसा हमने एग्जांपल लिया, उस सिचुएशन में हम यूरिनेट नहीं कर सकते ना। तो हमारी जो यूरिनरी ब्लैडर उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कराना है। अगर यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी को इंक्रीज कराना है तो जो हमारी डिट्रूजर मसल्स हैं, यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स का क्या नाम है? डिट्रूजर। तो डिट्रूजर मसल्स का क्या होना चाहिए? रिलैक्सेशन। डिट्रूजर मसल का रिलैक्सेशन होना चाहिए तो कौन सी रिसेप्टर्स होने चाहिए? टाइप 1 या टाइप 2? टाइप 2। और टाइप 2 के अंदर कौन सा? अल्फा 2 या बीटा 2? अल्फा 2 प्री साइनेप्टिकली होते हैं तो बीटा 2 रिसेप्टर्स। जो यूरिनरी स्पिंटर है हमारा उसका क्या होना चाहिए? एक्सटर्नल स्पिंटर होता है और इंटरनल स्पिंटर होता है। एक्सटर्नल स्पिंटर हमारा वॉलंटरीली कंट्रोल में होता है और जो इंटरनल स्पिंटर है हमारा वो इनवॉलंटरी कंट्रोल मतलब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। तो जो इंटरनल स्पिंटर है हमारा उसकी मसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कराएंगे। कॉन्स्ट्रिक्ट कराएंगे मतलब स्टिमुलेट करेंगे। स्टिमुलेट करेंगे मतलब अल्फा 1 रिसेप्टर्स। अब बात करते हैं जेजे अपरेटस पे। किडनी के अंदर जो हमारा जेजे अपरेटस है उसको स्टिमुलेट होना चाहिए, इनहिबिट होना चाहिए? जेजे अपरेटस हमारा स्टिमुलेट होगा। क्यों? क्योंकि जब भी हमारी बॉडी के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है ना, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या काम करता है? मैंने आपको बोला था ना स्टार्टिंग में कि सिंपैथेटिक जो आउटफ्लो होता है ना वो डिफ्यूज्ड आउटफ्लो होता है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर विसरा को स्टिमुलेट किया गया बाकियों को छोड़ दिया। वो हेड टू टो सारे ऑर्गन्स को या तो स्टिमुलेट करेगा या इनहिबिट करेगा, मतलब सबको इफेक्ट करता है। डिफ्यूज्ड आउटफ्लो होता है। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है हमारे एड्रेनल मेडुला से क्या रिलीज कराएगा? कैटेकोलामीन्स, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन। मैं बताऊंगा कैटेकोलामीन्स को कैटेकोलामीन्स क्यों बोलते हैं अभी। तो जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस हमारा स्टिमुलेट होगा जिससे क्या रिलीज होगा? रेनिन। अब रेनिन क्या काम कराएगा? जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी है उसको एनहांस कराएगा, मतलब
वैसोडाइलेशन कराएगा। कहाँ कहाँ का वैसोडाइलेशन कराएगा? जहाँ पे हमको ज़रूरत है। तो जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस को स्टिमुलेट होगा, इसलिए यहाँ पे कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे? स्टिमुलेटरी। टाइप 1 या टाइप 2? टाइप 1। टाइप 1 में अल्फा 1 या बीटा 1? हार्ट और जे अपरेटस पे कौन से? बीटा 1 रिसेप्टर्स। तो अब तक आपको सारे जितने भी विसराज हैं उनके अंदर कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, उनका क्या काम है, ये समझ आ गया होगा। अब इसके अकॉर्डिंग आप सारा इन्फर कर सकते हैं कि अगर हम यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर अगर हम बीटा 2 एगोनिस्ट देंगे, मतलब वो ड्रग्स देंगे जो बीटा 2 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगे, तो यूरिनरी ब्लैडर का क्या होगा? रिलैक्सेशन। अगर अब कोई पेशेंट है, अगर वो यूरिनेट नहीं कर पा रहा है, अगर उसको कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है यूरिनरी आउटफ्लो में, तो हम उसको यूरिनेट कराने के लिए क्या दे सकते हैं? बीटा 2 एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट देंगे तो क्या होगा? जो डिट्रूजर मसल से वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे पेशेंट यूरिन, अगर उसको कोई ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिनरी रिटेंशन नहीं है तो। क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिनरी रिटेंशन के अंदर अगर डिट्रूजर को कॉन्ट्रैक्ट कराया तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वो यूरिनेट तो नहीं कर पाएगा, पर उसको पेन जरूर होगा बहुत। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब लास्ट में हम बात करते हैं इसके बारे में कि हमारे जो एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन है ये कैसे सिंथेसाइज होता है हमारी नर्व एंडिंग्स के अंदर। क्योंकि अगर आप इसको समझ लेंगे ना तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। सपोज करो ये एक सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग है, ठीक है। अब जो हमारे एड्रेनलिन है या नॉन एड्रेनलिन है या फिर कैटेकोलामीन्स है या डोपामीन है या सीरोटोनिन है, सारे क्या हैं? ये हमारे मोनोअमीन न्यूरोट्रांसमीटर। मोनोअमीन न्यूरोट्रांसमीटर्स वो होते हैं जो एक सिंगल अमीनो एसिड से डिराइव्ड होते हैं, ठीक है। अब जो हमारा एड्रेनलिन या नॉन एड्रेनलिन है या डोपामीन है, ये किससे डिराइव्ड है? ये सारे के सारे डिराइव्ड है टायरोसिन से। टायरोसिन से। टायरोसिन किससे बनता है? फिनाइलएलानिन से। अगर आपको इसका पाथवे याद नहीं है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इस बारे में। क्या होता है कि सपोज ये फिनाइलएलानिन है, ये हमारे जीआईटी से एब्जॉर्ब होगा। फिनाइलएलानिन, फिनाइलएलानिन के ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा, कौन सा? फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज। वो उसको किस में बदलेगा? टायरोसिन में। टायरोसिन के ऊपर फिर से एंजाइम एक्ट करेगा हाइड्रोक्सिलेज, और उसको किस में बदलेगा? डोपा में। डोपा के ऊपर डोपा डीकार्बोक्सिलेज, इसको किस में बदलेगा? डोपामीन में। डोपामीन के ऊपर बीटा हाइड्रोक्सिलेज, ये आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा शायद। बीटा हाइड्रोक्सिलेज, और बीटा हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में ये किस में कन्वर्ट होगा? नॉन एड्रेनलिन में। और नॉन एड्रेनलिन के ऊपर नॉन एड्रेनलिन बदलेगा एड्रेनलिन में, किसकी प्रेजेंस में? एन मिथाइल ट्रांसफरेज। तो ये जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर है, नॉन एड्रेनलिन, एड्रेनलिन, डोपामीन, ये सारे किससे ड्राइव्ड है? सिंगल अमीनो एसिड से। किससे? टायरोसिन या फिर फिनाइलएलानिन, बेसिकली टायरोसिन से। इसलिए इनको बोला जाता है मोनोअमीन न्यूरोट्रांसमीटर्स। और दूसरे का नाम क्या है? कैटेकोलामीन्स। कैटेकोलामीन्स क्यों बोलते हैं? देखो दो पार्ट में तोड़ो इसको, कैटिकोल और अमीन। ये है कैटिकोल रिंग, इसको बोलते हैं कैटिकोल रिंग। अगर इस कैटिकोल रिंग के साथ हम एक अमीन ग्रुप को अटैच कर दें तो क्या बनेगा? कैटिकोलामीन। इसलिए इनको बोला जाता है कैटिकोलामीन्स और मोनोअमीन न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। अब कैसे सिंथेसाइज होते हैं वो समझते हैं। जीआईटी से हमारा क्या होगा एब्जॉर्ब? फिनाइलएलानिन। फिनाइलएलानिन किस में कन्वर्ट होगा? टायरोसिन में। अब जो हमारी नर्व एंडिंग्स हैं ये इस टायरोसिन को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, क्योंकि देखो सोडियम भी आ रहा है ना, तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू किसमें इंपोर्ट करेंगी? न्यूरोनल एक्सॉन्स के अंदर। अब न्यूरोनल एक्सॉन्स के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है? टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज इसको किस में बदलेगा? डोपा में। डोपा के ऊपर कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा? डोपा डीकार्बोक्सिलेज, इसको किस में बदलेगा? डोपामीन में। अब ये डोपामीन है ना, अगर ये डोपामीन को अपन ने ओपनली छोड़ दिया तो जो डिग्रेडेशन एंजाइम्स है जैसे मोनोअमीन ऑक्सीडेजेस, जिसको एक्ट करके ब्रेक कर देंगे, तो हम डोपामीन को एक वेसिकल के अंदर इंपोर्ट करके रख लेते हैं। ये वीएमटी का नाम है वेसिकुलर मोनोअमीन ट्रांसपोर्टर। ये क्या काम करेगा? वेसिकुलर मतलब वेसिकल के अंदर, मोनोअमीन मतलब डोपामीन, मैंने बताया ना डोपामीन मोनोअमीन न्यूरोट्रांसमीटर है, तो वेसिकल के अंदर मोनोअमीन को ट्रांसपोर्ट कराएगा। ये एक वेसिकल है। तो डोपामीन जैसे ही बना, डोपामीन को इंपोर्ट किया वेसिकल के अंदर और वेसिकल के अंदर इसको स्टोर करके रख लिया। अब वेसिकल के अंदर एंजाइम प्रेजेंट होगा, कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होगा? डीकार्बोक्सिलेज, डोपा डीकार्बोक्सिलेज। डोपा डीकार्बोक्सिलेज ने क्या किया? इसको डोपामीन में बदला। डोपामीन बदलेगा नॉन एड्रेनलिन में, किसकी हेल्प से? बीटा हाइड्रोक्सिलेज। तो ये बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम कहाँ प्रेजेंट है? वेसिकल्स के अंदर। ये जो वेसिकल्स हैं
अब VAMT की हेल्प से डोपामिन आ गया वेसिकल के अंदर, इसके ऊपर एक्ट किया बीटा हाइड्रोक्सिलेज ने, और बीटा हाइड्रोक्सिलेज ने इसको किसमें बदल दिया, नॉन एड्रेनालिन में। अब ये नॉन एड्रेनालिन यहाँ पे स्टोर होके रह गया। अब जैसे ही जो नर्व इम्पल्स है वो आएगी, अब नर्व इम्पल्स क्या काम करेगी, कैल्शियम का इंपोर्ट कराएगी। जैसे कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा नर्व एंडिंग्स के अंदर, तो जो हमारी आपने अगर प्रोटीन्स को पढ़ा हो साइनेप्टोब्रेविन या साइनेप्टोफाइसिन, उनकी हेल्प से जो वेसिकल्स है ये जाके अटैच होगी नर्व एंडिंग्स पे, और जैसे ही जाके अटैच होगी तो जो न्यूरोट्रांसमीटर इसके अंदर स्टोर था वो रिलीज कर दिया जाएगा, या तो वो नॉन एड्रेनालिन होगा या उसका दूसरा नाम है नॉन एपिनेफ्रिन। अब जैसे नॉन एपिनेफ्रिन या नॉन एड्रेनालिन रिलीज होगा, वो अपने रेस्पेक्टेड जो भी उसका रिसेप्टर को उस पर एक्ट करेगा, या तो अल्फा पे या फिर बीटा पे। अब जितना न्यूरोट्रांसमीटर ने एक्ट किया, उसने क्या, जो भी न्यूरोट्रांसमीटर बचा उसको रीअपटेक करा लिया जाएगा। किसके थ्रू, रीअपटेक मैकेनिज्म 1। ये रीअपटेक मैकेनिज्म होती है कुछ नर्व एंडिंग्स के अंदर जो इन न्यूरोट्रांसमीटर, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर जो है ना ये बार बार नहीं बनते हैं, क्योंकि इनके लिए बहुत एनर्जी की जरूरत होती है। तो बॉडी क्या करती है, एक बार बना लेती है, इनको यूज करती है और वापस से स्टोर कर लेती है, दोबारा रिलीज कराती है, यूज करती है और वापस से स्टोर कर लेती है। तो जितना यूज होगा अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर या तो स्टिमुलेट करेगा, डिग्रेड करेगा, डिपेंडिंग ऑन द विसरा की कहां पे वो एक्ट कर रहा है। उसके बाद जो भी बचेगा उसको रीअपटेक करा लिया जाएगा नर्व एंडिंग्स के अंदर, किसके थ्रू, रीअपटेक मैकेनिज्म के थ्रू। अगर आप आगे पढ़ेंगे जो ड्रग्स होते हैं जैसे कोकीन, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, SSRI मतलब सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, SNRI सेलेक्टिव नॉन एड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर, ये सारे के सारे इस रीअपटेक मैकेनिज्म पे एक्ट करते हैं, इस रीअपटेक मैकेनिज्म को इनहिबिट कर देते हैं। जब जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो रीअपटेक नहीं होगा, मतलब नर्व एंडिंग्स के अंदर नहीं एक्ट करेगा, तो बाहर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। मैंने क्रॉस इसलिए मारा है क्योंकि ये एंजाइम का काम होता है इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को डिग्रेड करना। COMT मतलब कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। नॉर्मली क्या होता है कि मैंने आपको बताया ना, जितने न्यूरोट्रांसमीटर इनको हम कैटेकोलामीन्स बोलते हैं। अगर हम इस कैटेकोल रिंग के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर करा दें तो जो डिग्रेडेशन एंजाइम्स है वो उसको ब्रेक डाउन कर देंगे, इसलिए इसका क्या नाम है, पेरिफेरली प्रेजेंट है। नर्व एंडिंग्स के अंदर सिमिलर एक एंजाइम प्रेजेंट है, इसका नाम है मोनोअमीन ऑक्सीडेज। मोनोअमीन मतलब वो न्यूरोट्रांसमीटर जो सिंगल अमीनो एसिड से ड्राइव्ड है, इसलिए मोनोअमीन। ऑक्सीडेज मतलब उसका ब्रेक डाउन कराएगा। किसमें ब्रेक डाउन कराते हैं, जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर ये बेसिकली टूटते हैं विनाइल बेंडाइलिक एसिड में। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने बस बता दिया है कि विनाइल बेंडाइलिक एसिड में टूटते हैं, जो कि हमारे यूरिन से पास कर जाता है। तो COMT और माओ, ये भी ड्रग, कुछ ड्रग्स होते हैं जो इनको इनहिबिट करते हैं, माओ इनहिबिटर्स बोलते हैं उनको, माओ ए और माओ बी इनहिबिटर्स। तो COMT क्या काम करेगा, अगर इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को रीअपटेक नहीं किया गया तो इनको डिग्रेड कर देगा, डिग्रेड करके किसमें ब्रेक डाउन कर देगा, विनाइल बेंडाइलिक एसिड में। इसलिए जो ड्रग्स होते हैं कोकीन या ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट या SSRI या SNRI, ये क्या काम करते हैं, ये एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होते हैं। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स है क्यों, क्योंकि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, अगर आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर देखेंगे तो ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का क्या काम होता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्साइट करना। अगर हमने न्यूरोट्रांसमीटर्स को डिग्रेड करा दिया या न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेकडाउन होगा तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस होगा, ठीक है। इनको इनहिबिट कर दिया तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस होगा। अगर हमने इसका रीअपटेक नहीं होने दिया, अगर रीअपटेक नहीं होने दिया तो इनको ज़्यादा टाइम मिलेगा इन पे एक्ट करने के लिए, अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर्स पे। जब इनको ज़्यादा टाइम मिलेगा इन पे एक्ट करने के लिए तो जो एक्साइटेशन होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बढ़ेगा, तो इसलिए एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स की तरह इनको यूज़ करते हैं। इसलिए इसका नाम है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट क्यों है, क्योंकि ये रीअपटेक नहीं होने देगा। जब रीअपटेक को इनहिबिट कर दिया तो अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर पे जो टाइम ऑफ एक्शन है न्यूरोट्रांसमीटर का वो इंक्रीज हो जाएगा। जब टाइम इंक्रीज हो जाएगा तो जो डिप्रेसिंग एक्टिविटी है इसकी वो बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले क्या हुआ, टायरोसिन का इन्फ्लक्स किया गया। टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में डोपामिन में बदला। डोपामिन डोपा डी कार्बोक्सिलेज की हेल्प से डोपामिन को स्टोर किया गया वेसिकल के अंदर। वेसिकल के अंदर इसमें कन्वर्ट हुआ नॉन एड्रेनालिन के अंदर, किसकी हेल्प से, बीटा हाइड्रोक्सिलेज। और जैसी नर्व इंपल्स आई, जो वेसिकल है वो अटैच होगी नर्व एंडिंग से और जो न्यूरोट्रांसमीटर वो रिलीज कर दिए जाएंगे। अब कुछ ड्रग्स हैं जो इनको सेंट्रली एक्ट करते हैं, मतलब इन नर्व एंडिंग्स पर डायरेक्ट एक्ट करते हैं, ना कि रिसेप्टर पर एक्ट करते हैं। जैसे कि मी टायरोसिन, नाम में ये मी टायरोसिन, ये क्या काम करता है, जो ड्रग है ये टायरोसिन को मिमिक करता है और ये टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है उसको इनहिबिट कर देते हैं। टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम इनहिबिट हो गया तो आगे की फर्दर स्टेप रुक गई। जब आगे की फर्दर स्टेप रुक गई तो एड्रेनालिन और नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज ही नहीं होंगे। दूसरा ड्रग है रिजर्पिन। रिजर्पिन क्या काम करता है, जो डोपामिन को इंपोर्ट किया गया इस वेसिकल के अंदर, किसके थ्रू, वेसिकुलर मोनोअमीन ट्रांसपोर्टर के थ्रू उसको इनहिबिट कर दिया इसने। जब डोपामिन को वेसिकल के अंदर स्टोर ही नहीं किया जाएगा तो जो वेसिकल जो नर्व एंडिंग्स के अंदर प्रेजेंट जो एंजाइम है माओ मोनोअमीन ऑक्सीडेज, इसको ब्रेक डाउन कर देगा।
एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन का रिलीज नहीं होगा। अब बाकी की ड्रग ब्रिटाइलियम और ग्वानिथिडीन, ये क्या काम करते हैं? ब्रिटाइलियम ग्वानिथिडीन जो फ्यूजन है इस वेसिकल का नर्व एंडिंग्स की, जिसकी वजह से ये रिलीज होंगे, मतलब बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं जैसे साइनेप्टोब्रेविन, साइनेप्टोफाइसिन, बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जो फ्यूजन में हेल्प करते हैं इस वेसिकल की, इस नर्व एंडिंग्स में। जब फ्यूज होगा तभी तो ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। तो ब्रिटाइलियम और ग्वानिथिडीन क्या काम करते हैं? इसको फ्यूज ही नहीं होने देते। जब ये जो वेसिकल है वो फ्यूज ही नहीं होगी तो ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज ही नहीं होंगे। जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज ही नहीं होंगे तो इस जितने भी ड्रग हैं, या तो ये मीटायरोसिन हो गया, या रिजर्पिन हो गया, या ब्रिटाइलियम हो गया, या ग्वानिथिडीन हो गया, ये क्या काम करते हैं? ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग को कम करते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग को कम करते हैं, मतलब एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स हैं। अब हम आगे वाले लेक्चर्स में बात करेंगे इन पर्टिकुलर क्लास ऑफ ड्रग्स में, जैसे एड्रेनर्जिक के अंदर जो ड्रग्स इनको स्टिमुलेट करेंगे या इनको इनिबिट करेंगे। स्टिमुलेट करेंगे वो एड्रेनर्जिक, और जो इनिबिट करेंगे वो एंटी एड्रेनर्जिक। इसी कोलिनर्जिक सिस्टम को स्टिमुलेट करेंगे वो कोलिनर्जिक, और जो इनिबिट करेंगे वो एंटी कोलिनर्जिक। ठीक है।